Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, आज हम आपके सामने एनटीपीसी का सेट लेकर आया हूँ। ये सेट नंबर 35 है। इससे पहले सेट 34 तक आप लोग के लिए करा दिया चुका है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक सेट 34 को नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेट 34 को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस कराया गया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोग को कि हमारे टीम के द्वारा यहाँ पे एनटीपीसी का सेट कराया जाता है। अब तक कुल 34 सेट हो चुके हैं। तो जो लोग हमारी टीम से नए जुड़े हैं, जिन्हें ये पता नहीं है, तो प्लीज़ जाएँ और एनटीपीसी के प्लेलिस्ट में जाकर जितने सारे प्रीवियस वीडियोस हैं आप सारे को देख ले। आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा और आप लोग को आने वाले पेशाओं में बड़ी सारी क्वेश्चन उससे मैच करेंगे, ठीक है। तो जाएं और ज़रूर देखें, ठीक है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल छठ का त्यौहार चल रहा है और मेरे घर में भी मेरे मेरे फैमिलीज़ के द्वारा छठ का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरी माँ छठ कर रही है। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं बहुत प्रॉब्लम से, बहुत कठिनाई से एक समय निकाल पाया हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को जो भी कंटेंट है वो समय पे मिलती रहे। और बहुत मेहनत से ये प्राइवेसी मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पे लोग थे और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तब जाके एक जगह मुझे मिला है। और आई होप यहाँ थोड़ा सा जो साउंड है वो उतने क्लियर नहीं हो, पर अगर कोशिश कीजिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगा, ठीक है। तो ये आज का जो सेट है वो 35 सेट है, ठीक है। 35 नंबर सेट है और ये एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका पेपर है, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋण के लिए समर्थक ऋणदार कोलेटरल सिक्योरिटी है, ठीक है। जो ऋण के लिए समर्थक ऋणदार क्या है, तो ये होता है आपका ऋणी की एक संपत्ति। क्या होता है? ऋणी की एक संपत्ति ऋण के लिए समर्थक ऋणदार होता है। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसका मतलब होता है समर्थक एक संपत्ति या अन्य परिसंपत्ति है जिसे ऋण धारक ऋण लेने हेतु ऋणदाता के पास गिरवी रखता है। यदि ऋणधारक निर्धारित ऋण का भुगतान करने में असफल रहता है तो ऋणदाता अपनी हानि की क्षतिपूर्ति करने हेतु समर्थक ऋणधार पर कब्जा कर सकता है। समानतः ऋण लेने हेतु संपत्ति या अन्य परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, शेयरों इत्यादि का प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका जो लैंग्वेज रूप में था, मोटा मोटी जो बात है वो समझिए। अगर जो भी लोग गांव से बिलोंग्स करते होंगे या फिर जो भी शहरों से भी बिलोंग्स करते होंगे, उन्हें भी पता होगा। अगर जो हम लोग कोई घर में हैं और हमें फिनेंशियली कंडीशन थोड़ा सा, हम लोग फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, सपोज कभी रैंडमली मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, हमारे फैमिलीज़ को पैसे की ज़रूरत पड़ गई और उस समय हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे घर में क्या होता है कि किसी से पैसा उधार लिया जाता है। सपोज क्या होता है कि जो हमारे जो होम टाउन होता है वहाँ पे जेवर का दुकान होता है, वहाँ पे जो हमारे घर में जेवर होता है उसको हम लोग सुनार को देते हैं कि इतना जेवर है, आप इसको रख लीजिए और उसके बदले मुझे आप पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो जितना पैसा हम लेते हैं और वो हमारे जेवर रखते हैं, और जब हम लोग अगर जो पैसा उसको देते हैं, अगर जितना पैसा हम उस सुनार से लिए, तो वो अगर जो पैसा हम उनको देते हैं तो वो हमें वो जेबर उसके रिटर्न में देते हैं। अगर जो नहीं देते हैं तो वो जेबर वो खुद रख लेते हैं। तो यही है आपका ऋणी की एक संपत्ति। ऋण के लिए समर्थक ऋणदार जो है वो ऋणी की एक संपत्ति है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ उससे आप लोग बिल्कुल समझ लिए होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एसिड सिरका का प्रमुख घटक है? काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा एसिड सिरका का एक प्रमुख घटक है? तो जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो है वो सिरका का एक प्रमुख घटक है। एसिटिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है जो लगभग 5 से 20% एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म क्या था? फुल फॉर्म नहीं, इसका जो केमिकल नेम होता है CH3COOH, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम नहीं, केमिकल फार्मूला CH3COOH जल और अन्य अल्प रसायनों से बनता है। जो एसिटिक एसिड होता है वो जल और अन्य अल्प रसायनों से बनता है। एसिटिक एसिड सिरके का एक प्रमुख घटक है। इसकी सांद्रता सिरके की तीव्रता का निर्धारण करती है।
इसके लिए ग्रेन स्ट्रेंथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो इसका जो एसिड है, सिरका का प्रमुख घटक क्या है? एसिटिक एसिड जो है वो सिरका का एक प्रमुख घटक है। ये हमारा आज का सेकंड प्रश्न था। हम मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 26 जनवरी 2002 के कानून के अनुसार भारतीय तिरंगा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कोई 3 कथन जो है वो इस जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन एक स्टेटमेंट जो दिया है वो इसको फॉलो नहीं करता है। तो 26 जनवरी 2002 के कानून के अनुसार भारतीय तिरंगा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले आपका जो 26 जनवरी 2002 को क्या हुआ था उसको हम देखिए। तो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपने घर, स्कूल या कार्यस्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। मतलब जो भी लोग हैं हमारे जो भारत के निवासी हैं उन्हें अधिकार दिया गया है कि अपने घर पे या स्कूल या जो भी उनका कार्यस्थल है वहाँ पे आप राष्ट्रीय ध्वज आप फहरा सकते हो, ठीक है। उसके बाद से 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क के थ्रू, ठीक है, 19(1) या 19(a) के थ्रू, ठीक है, तहत एक सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ स्वतंत्र रूप से भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसे नागरिक राष्ट्र के लिए गर्व का भावना और अनुभूति और अपनी निष्ठा की अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त करता है। तो ये आर्टिकल 19(1) या 19(a) में ये दिया गया है, ठीक है। तो जो इसमें नागरिक को इसे फहराने का अधिकार नहीं है, यहाँ पे नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार बिल्कुल है, जो नहीं है वो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। झंडे को जानबूझकर धरती पर नहीं सकता है, मतलब धरती पर नहीं रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। झंडे को इस्तेमाल समान कार्यों के लिए नहीं किया सकता है, समान कार्य के लिए बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करता कि अगर मेरा मन है भाई कि झंडा को अपने गाड़ी में बांध दिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है, तो इसके समान कार्य में इसका उपयोग नहीं किया सकता है। झंडे का इस्तेमाल तोरण द्वारा गुलबत रचना या ध्वजपट में इस्तेमाल नहीं किया सकता है, तो ये भी सही है। सिर्फ ये है नागरिक को इसे फहराने का अधिकार नहीं है, जबकि नागरिक को इसे फहराने का अधिकार है, इसलिए जो ये आपका दिया गया ऑप्शन डी जो है वो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। ये हमारा आज का थर्ड प्रश्न था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना R.K. नारायण ने नहीं की है? R.K. नारायण के द्वारा कुछ पुस्तक को लिखा गया है, तो इसमें ऐसा कौन पुस्तक है जिसको R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो टू लिव्स एंड ई वर्ड, टू लिव्स एंड ई वर्ड जो पुस्तक है वो R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया। ये मुल्क राज आनंद के द्वारा टू लिव्स एंड ए वर्ड लिखा गया। यह एक लिखित उपन्यास है जिसे सर्वप्रथम 1937 में ये प्रकाशित किया गया था। यह कहानी असम के चाय बागानों पर आधारित है। यह पुस्तक स्वतंत्रता पूर्व भारत में धनी और निर्धन के अवधारणा और एक दूसरे के शोषण के विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। ये जो आपका टू लिव्स एंड ई वर्ड जो है वो R.K. नारायण के द्वारा नहीं, ये पुस्तक लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। ये 1937 में इस बुक को प्रकाशित किया गया और जो कि असम के चाय बागानों पर आधारित एक कहानी है। ये एक जो टू लिव्स एंड ई वर्ड जो है वो एक उपन्यास है। ये फोर्थ क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है हेनरी बेकवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसंधान से है? हेनरी बेकवेल का संबंध किस अनुसंधान से है? इनका संबंध रेडियो एक्टिविटी अनुसंधान से। यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया लिखने में, तो इनका संबंध रेडियो एक्टिविटी अनुसंधान से है। इनका पूरा नाम एंटोइन हेनरी बेकवेल है, जो कि एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा नोबेल पुरस्कार भी जीता गया है, यानी ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। और रेडियोधर्मिता के साक्ष्य का खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। इस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए उन्हें मैरी स्क्लेडोवस्का क्यूरी और पीरे क्यूरी के साथ साथ 1903 में भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो इनको हेनरी बेकवेल का संबंध जो है वो रेडियो एक्टिविटी से है, यानी रेडियो धर्मिता से है, और इनको इसीलिए 1903 में इन्हें भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको मैडम क्यूरी पीरे के साथ में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऐसे ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक खेल को लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? काफी अच्छा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ठीक है। आप लोग इनका नाम बिल्कुल सुने होंगे और जो लोग अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको तो ये पता ही होगा।
तो ये इनका नाम जो है वो है आपका माइकल फेल्प्स। क्या नाम है इनका? माइकल फेल्प्स। यह एक अमेरिका के प्रसिद्ध तैराकी खिलाड़ी है, ठीक है, जो कि प्रतियोगी तैराकी स्पर्धा से संन्यास ले चुके हैं। वह लगातार 4 बार ओलंपिक खेलों में एथेंस के 2004 में, बीजिंग के 2008 में, बीजिंग में आपका 2008 में, ठीक है, लंदन में 2012 में, ठीक है, लंदन में आपका 2012 में, और उसके बाद से रियो डी जेनेरियो में आपका 2016 में, ठीक है। 2004 में आपका कहाँ जीते थे? ये जीते थे आपका एथेंस में जीते थे, और 2008 में ये बीजिंग में जीते, ठीक है। 2004 में एथेंस में, 2008 में बीजिंग में, और 2012 में लंदन में, और 2016 में रियो डी जेनेरियो में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले रिकॉर्डधारी हैं। वह ओलंपिक में सबसे अधिक 23 स्वर्ण पदक, कितने स्वर्ण पदक? 23 स्वर्ण पदक जीतने वाले आपके प्लेयर हैं। और ओलंपिक में इनके द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 13 ओलंपिक स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 16 ओलंपिक पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये इनका नाम माइकल फेल्प्स है, जो कि 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है, 2014 में, फिर 2004 में, 2008 में, 2012 और 2016 में, ठीक है। तो ये हमारा आज का छठा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नेविगेशन उपग्रह है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है GSLV, PSLV, IRNSS और SLV-3। तो इसमें जो IRNSS है जो, वो एक नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है। तो यह जो है वो विश्व तत्काल अवस्थित एक समय सेवा प्रदान करती है। यह भारत के अलावा लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। भविष्य में इसके कार्यक्षेत्र में बढ़ने की और भी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो जो IRNSS है यह एक नेविगेशन उपग्रह है। और इसमें एक और होता है NAVIC, NAVIC। NAVIC का फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टलेशन। इसका NAVIC का फॉर्म होता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्रीय जलीय जानवर है? यहाँ पे कौन है? थोड़ा सा आज मेरे से थोड़ा गलती हुआ क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग थे और सब लोगों के बीच में मुझे ये पीपीटी तैयार करना पड़ा और थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपका 2016-17 के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना था, ठीक है। ये जो है आपका गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन जो है वो एक राष्ट्रीय जलीय जानवर है। ये 2009 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रजाति को संरक्षण प्रदान करने हेतु जलमार्ग तंत्र और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना था। यह डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति है जो केवल भारत के पड़ोसी देशों में पाई जाती है। यह कहा जाता है कि स्तनपायी जीव गंगा की शुद्धता और प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह जीवन केवल शुद्ध और ताजे जल में ही जीवित रहता है, ठीक है। ये जो है गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन जो है वो भारत के राष्ट्रीय जलीय जानवर है, ठीक है। तो ये हमारा आज का 8वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीडू के शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन के लिए स्टैंडर्ड विंडोज की कीबोर्ड क्या है? ठीक है, रीडू के शॉर्टकट जो कॉम्बिनेशन के लिए स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड क्या है? ठीक है, ये जो कीबोर्ड है वो क्या है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड जो है वो रीडू, मतलब कोई चीज़ को फिर से वो करना है। अगर जो मेरा हुआ वहाँ से हट गया तो सेम चीज़ को फिर से वहाँ पे लाना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड करते हैं। तो रीडू के लिए एक स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड है। हालांकि कंट्रोल 22 से अधिक लोकप्रिय कॉम्बिनेशन कंट्रोल शिफ्ट जेड पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में मैक पर अधिक लोकप्रिय है। कंट्रोल जेड का प्रयोग अंडू कमांड के लिए किया जाता है। जो कंट्रोल जेड किया जाता है वो आपका जो कंट्रोल जेड है वो अंडू के लिए किया जाता है। कोई चीज़ को हटाना रिमूव करना तो कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है। लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड करेंगे तो उससे क्या होगा? रीडू होगा। कोई चीज़ वहीं पे फिर से लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड करेंगे, ठीक है। ये रीडू के शॉर्टकट के बारे में क्वेश्चन था और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मेरूट जंजीरा किला महाराष्ट्र में स्थित है। यह चारों ओर किस चीज़ से घिरा हुआ है? तो मेरूट जंजीरा किला जो है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में ये अवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबल नहीं मतलब वहाँ स्थित है और ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो मेरूट जंजीरा किला है वो रायगढ़ में है और ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके जो रायगढ़ के जिले स्थित मुरुद बंदरगाह शहर के निकट अरब सागर तट से दूर एक अंडाकार शैल पर स्थित एक किले का स्थानीय नाम है, ठीक है। इसे जल दुर्ग यानी समुद्री किले के रूप में भी जाना जाता है। इसे भारत में मजबूत समुद्री किलों में से एक माना जाता है। तो ये जो आपका
मेरूट जंजीरा किला जो है वो चारों ओर जल से घिरा हुआ है और इसे बोलते हैं जल दुर्ग। ठीक है, तो ये रायगढ़ में है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे 2 रिक्त स्थान है, उसको हम लोग को भरना है। प्रश्न है, भारत के संविधान में लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या फिल इन द ब्लैंक निश्चित की गई है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या फिल इन द ब्लैंक निर्वाचित की गई है। ठीक है, तो यानी आपका जो एंग्लो इंडिया का जो कितने मेंबर बन सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो नामित किया था कितने हो सकते हैं, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपको बताना है। तो लोकसभा में कुल 550 हो सकता है, और आपका जो एंग्लो इंडिया है वो 2 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया सकता है। तो इसके बारे में जो एंग्लो इंडियन को जो चुनने की जो प्रावधान दिए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, उस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो इसका आंसर हो गया 550 एंड 2। ठीक है, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होता है और राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या 2 होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बंदर पेड़ की डाल पर बैठा है, वह अचानक नीचे गिर जाता है, यह किसका उदाहरण है? एक जो बंदर है वो आपको कहाँ है बैठा हुआ है, पेड़ के डाल पर बैठा हुआ है, वो अचानक नीचे गिर जाता है, तो ये किसका उदाहरण है? ये ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या है वो देख लीजिए। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार एक पृथक तंत्र की ऊर्जा स्थिर रहती है, इसे न तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठे बंदर की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को रूप में जाना जाता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा को ये मेंटेन किया हुआ। ठीक है, और उससे क्या होता है, यदि वह शाखा से कूदकर भूमि पर आ जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। समग्र ऊर्जा जो उसका रहता है, जो पूरा ऊर्जा है वो समान रहती है, यह केवल स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, ये हमारा आज का 12वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टेलीलेक्स क्या है? टेलीलेक्स, टेलीग्राम नहीं है, टेलीलेक्स का अर्थ क्या होता है? तो टेलीलेक्स का अर्थ होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। क्या होता है? टेली प्रिंटर एक्सचेंज होता है। यह जो है वो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में व्यवसायियों के मध्य लिखित संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की एक प्रमुख विधि थी, जो 1980 में फैक्स मशीन के लोकप्रिय होने के बाद इसका प्रयोग कम हो गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी चीज़ों को व्यवसायी को, जो भी ट्रेडर्स थे, उसको जो भी चीज़ आपका मतलब लिखित रूप में भेजना होता था, वो आपके टेली प्रिंटर एक्सचेंज के द्वारा ही, यानी टेलीलेक्स के द्वारा ही भेजा जाता था, जो कि आपके 1980 में जब आपका फैक्स मशीन आया था उसके बाद इसकी लोकप्रियता कम गई थी। ठीक है, ये हमारा आज का 13वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें किस आधार पर राष्ट्रों के बीच तुलना नहीं की जाती है? ये क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। यूएनडीपी द्वारा, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो गया आप लोग सबको। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें किस आधार पर राष्ट्रों के बीच तुलना नहीं की जाती है? तो यहाँ जो नहीं है उसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो जीवन जीने का स्तर बिल्कुल किया जाता है, लंबा एवं स्वस्थ जीवन बिल्कुल किया जाता है, ज्ञान का भी किया जाता है, लेकिन सहयोगात्मक सरकार का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। सहयोगात्मक सरकार का इसमें कोई लेना देना, आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है उसमें कोई लेना देना इसका नहीं है। तो पहले इसको एक अच्छी तरीके से ओवरव्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हम देख लीजिए। तो जो मानव विकास सूचकांक होता है यानी एचडीआई जो होता है, वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समेकित सांख्यिकी है। ठीक है, जीवन आयाम का स्तर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जाता है और स्वस्थ आयाम को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। शिक्षा आयाम को स्कूल में प्रवेश करते समय बच्चों के शिक्षा के संभावित वर्ष और 25 वर्ष में उससे अधिक के वयस्कों के लिए औसत शिक्षा वर्ष द्वारा मापा जाता है। तो ये आपका जो है वो मानव विकास सूचकांक निकालने का विधि है। ठीक है, जो कि आपका जीवन जीने का स्तर, लंबा एवं स्वस्थ जीवन और ज्ञान से इसका लेना देना है, लेकिन सहयोगात्मक सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया वो बी हो गया। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार प्रति वर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह नागालैंड में मनाया जाता है? तो काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका नाम जो है वो हॉर्नबिल महोत्सव है। वो नागालैंड के प्रति वर्ष माह के प्रथम में आपका 1 से 7 दिसंबर के मध्य
कोहिमा में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसका नामकरण विशाल और रंग बिरंगे जंगली पक्षी भारतीय धनेश इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर ये रखा गया था। ठीक है, ये आपका हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में नागालैंड में ये मनाया जाता है। ये आज का 15वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व सिंह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो विश्व सिंह दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व सिंह दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए और सिंह जो है वो एक आज़ाद प्राणी है, इसलिए इसका भी जो मतलब दिवस है वो अगस्त में मनाया जाता है। तो जो 10 अगस्त को है वो विश्व सिंह दिवस आपका मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इस राजसी पशु को सम्मान करना और सिंह के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों और संरक्षण से संबंधित मुद्दों को लोगों को अवगत कराना। सिंह को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, जो भी उनको कठिनाई होती है जीने के लिए वो कैसे उनके लिए निराकरण कर सके, ताकि जो भी हमारे देश में सिंह है वो अच्छी तरीके से अपने पर्यावरण में सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ये मनाया जाता है। एशियाई और अफ्रीका में मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या के अतिरिक्त सिंह कई शताब्दियों से शिकार की समस्या से ग्रस्त है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा कॉन्टिनेंट एशिया में या फिर आपका अफ्रीका में जो जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उसके बाद जो सिंह है, जो जानवर हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसे जो हमारे जगह है, जो भी हमारे प्लेसेस हैं, जो हमारे रहने का स्थान है, वो तो एक निहित है, लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर ये इलास्टिक तो नहीं है, ज़मीन तो इलास्टिक नहीं है कि उसको हम ऐसे फैला देंगे तो फैल जाएगा। तो अगर जो हमको रहने के लिए जो भी स्थान की कमी होगी तो हम लोग जंगलों की ओर ही प्लान तो करेंगे ना, जंगल की तरफ ही रहेंगे। तो जंगल की तरफ हम जाएंगे तो जो जंगल में रह रहे प्राणी हैं तो उनको तो प्रॉब्लम होगा ही। अब उनको वहाँ से भगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उनको मारेंगे या जो करेंगे ताकि वहाँ से भागे। और मारने से क्या होता है, जो भी हमारे जो पर्यावरण में हम लोग जीव रह रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है। और उनके संरक्षण के लिए विश्व सिंह दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो जो अंडमान निकोबार में जो वैरन द्वीप है दक्षिण एशिया का एकमात्र समरूप सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि 1787 में दर्ज प्रथम विस्फोट के बाद 1789 में, उसके बाद 1795 में, उसके बाद 1803 में और 1804 और 1852 में विस्फोट दर्ज किया गया था। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। जो बैरन द्वीप है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या नाम है? बैरन द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समान रूप में परिकलन नहीं कर सकता है? परिकलन मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो काफी अच्छा प्रश्न है और आप लोग बिल्कुल, ये मक्खन प्रश्न है। अगर जो आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग को गलत करने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है कि परिकलन यानी गणना कौन कर सकता है? कैलकुलेटर कर सकता है। मोबाइल फ़ोन से भी हम लोग पास जिस तरीके से अब मोबाइल का डेवलप हुआ है, मोबाइल लोगों के हाथों में हो गया, तो कैलकुलेटर लोग रखना बंद कर दिए हैं। मोबाइल से ही लोग हर चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर से होता है, कंप्यूटर से भी होता है, लेकिन जो प्रिंटर है उसके थ्रू परिकलन नहीं किया जाता है। कंप्यूटर के थ्रू आपका परिकलन का कोई भी माध्यम नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 3, जो कि प्रिंटर परिकलन करने का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जो कि आपके राजस्थान में ये अरावली की ऊंची चोटी पड़ता है। ये अवुर्ध पर्वत की एक चोटी है। यह अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना है? 1722 इसका ऊंचाई है। ठीक है, विष्णु के अवतार दंतात्रेय के नाम पर इसका नामकरण गुरु शिखर या गुरु की चोटी के रूप में किया गया था। ठीक है, चोटी पर एक गुफा है और जो गुफा है वहाँ पे एक मंदिर है और वो आपके भगवान विष्णु को ये मंदिर समर्पित है। उसी के निकट एक अन्य मंदिर संत अन्नी के पत्नी और उनकी माता अनसुईया को समर्पित है। ठीक है, संत अन्नी की पत्नी उनकी माता अनसुईया को ये मंदिर समर्पित है। तो यहाँ पे आपके अरावली की चोटी पर यानी गुरु शिखर के पास में, ठीक है, 2 आपके मंदिर है। एक तो विष्णु जी पे है और एक माता अनसुईया को, 2 मंदिर है। एक माता अनसुईया को है और एक आपका विष्णु जी को समर्पित है। तो ये अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर इसका नाम है। ठीक है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे जुड़े हैं? ये पर्यावरण से डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष जुड़े हैं, जो कि कोलकाता के निवासी हैं, ठीक है। और ये पारिस्थितिक तंत्र के वैज्ञानिक हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा खोज किया गया था और इसीलिए उन्हें 2016 में प्रतिष्ठित लूस हॉफमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जो है वो कोलकाता के आसपास में पूर्व नमभूमि पर उनके उल्लेखनीय कार्य और शहर के अपशिष्ट जल के उपचार पर इसके विवेकपूर्ण प्रयोग के कारण इसे रामसार स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली थी और इसीलिए इन्हें आपको ये प्राइज सम्मानित किया गया था, इसका नाम लूस हॉफमैन अवार्ड था, ठीक है। तो ये 2016 में इन्हें अवार्ड मिला था और इसीलिए ये प्रश्न उस समय काफ़ी लाइमलाइट में रहा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये ध्रुव ज्योति घोष जो है पर्यावरण से संबंधी वैज्ञानिक है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लाज्मा जो शरीर के रक्त का एक घटक है, ये क्या है? ठीक है, जो प्लाज्मा जो है वो शरीर के रक्त का एक घटक है, रक्त का एक पार्ट है, वो क्या है? तो यह एक तरल पदार्थ है। जो प्लाज्मा है वो एक तरल पदार्थ है, यानी ऑप्शन सी तरल पदार्थ है। जो प्लाज्मा है क्या है? तरल पदार्थ है। रक्त प्लाज्मा पीले रंग का एक तरल और रक्त का घटक है जो सामान्यतः समग्र रक्त के प्रलंबन में रक्त कोशिकाओं को धारण करता है। यह प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं को कोशिकावाह उत्पत्ति स्थान बनाता है। यह शरीर के कुल रक्त की मात्रा के लगभग 55% भाग का निर्माण करता है। यह अंतः संबंधी तरल है जो कि कोशिकावाह तरल कोशिकाओं के बाहर प्रवाहित होने वाले शरीर के तरल का एक भाग है। तो प्लाज्मा जो है वो एक तरल पदार्थ है जो कि रक्त के 55% भाग का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक एक्स्ट्रा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन IBM कॉम्पेटिबल कंप्यूटर का मॉडिफायर की नहीं है? तो जो टैब जो है वो IBM कॉम्पेटिबल कंप्यूटर का मॉडिफायर की नहीं है। अब ये मॉडिफायर की क्या होता है उसको देखिए। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में मॉडिफायर की कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक स्पेशल की है या यह एक कॉम्बिनेशन की है जो कि एक साथ प्रेस करने पर दूसरी की के समान कार्यों के अस्थायी रूप से मॉडिफाई करती है, ठीक है। समान मॉडिफायर की में शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, कमांड हो गया, ऑप्शन और फंक्शन को शामिल किया था, ठीक है। तो कौन कौन हो गया आपका मॉडिफायर की में? कौन कौन हो गया? शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, कमांड हो गया, ऑप्शन हो गया और फंक्शन हो गया। जैसे कुछ भी आपको करना होता है तो आप कंट्रोल प्लस बी दबा लिए तो कुछ काम हो जाता है, कंट्रोल प्लस एस दबा लिए, अल्ट प्लस बी दबा लिए तो कंट्रोल प्लस बी दबाया तो कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वो बोल्ड हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई दबा लिए तो कोई भी वर्ड इटालिक हो गया। कोई चीज़ आपको छोटा बड़ा करना तो अल्ट प्लस वी कर लिए तो बड़ा हो गया, फिर अल्ट प्लस बी कर लिए तो छोटा हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो होता है कंट्रोल शिफ्ट ये सब जो है वो आपका ये मॉडिफायर की है। क्या है? मॉडिफायर की है। ये क्वेश्चन जो था वो आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न था और आप लोगों के लिए बहुत जल्द कंप्यूटर से संबंधित 50 क्वेश्चंस का MCQ लाया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से दीक्षा मैम के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लाया जा रहा है। आप लोग बस उसको ज़रूर प्यार दीजिएगा और ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है उसको भी प्यार दीजिएगा और इसको भी आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कीजिए। उससे क्या होगा, हम लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कंटेंट ला सकेंगे। बस आप लोग का रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। हमारा जो भी आगे का जो काम है वो आप लोग के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं, अगर जो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, हमारी टीम को सपोर्ट करें तो काफ़ी अच्छी कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो बस आप लोग के जो व्यवस्था है, जो आप लोग का रिस्पॉन्स है, उस पर हम लोग अपना कार्य को आगे अग्रसित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का 22वां प्रश्न था जो कि आपका ये मॉडिफायर की संबंधित था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? जो कोयला है वो एक धात्विक खनिज नहीं है। कोयला क्या है? धात्विक खनिज नहीं है। कोयला एक जो है वो कार्बनिक जब ज्वलनशील काला कठोर सेल जिसका प्रयोग ठोस जीवाश्म ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। यह जो है वो जीवाश्म काला कठोर सेल है, ठीक है। और ये इसमें कार्बन का मात्रा पाया जाता है। तो ये जो है वो धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज क्या होता है? तो धात्विक खनिज वह खनिज है जिसे नए उत्पादों को प्राप्त करने हेतु पिघलाया जा सकता है, ठीक है। बॉक्साइट हो गया, टीन हो गया या निकेल हो गया, ये सब जो है वो एक धात्विक खनिज का उदाहरण है, ठीक है। तो कोयला जो है वो आपका धात्विक खनिज नहीं है। अगला प्रश्न है, माचू पिच्चू। काफ़ी अच्छा नाम है और ये नाम मुझे लगता है कि आप लोग को हमेशा याद हो जाएगा। माचू पिच्चू जो एक ऐतिहासिक एवं विश्व विरासत स्थल है,
ये कहाँ अवस्थित है? ये पेरू में माचू पिच्चू अवस्थित है, ठीक है। तो पेरू का बात है, तो पेरू कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो पेरू जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये अवस्थित है। और इससे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा पेरू से, ठीक है। तो पेरू का कैपिटल कहाँ है? लीमा है। पेरू का कैपिटल कहाँ है? लीमा है। आप लोग ये बताइए कि पेरू किस किस देश से अपना बॉन्डी शेयर करता है, यानी पेरू जो है वो किस किस देश से इसका लैंड से बॉन्डी शेयर हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। तो माचू पिच्चू के बारे में देखते हैं। माचू पिच्चू जो है वो इरुबम्बा नदी घाटी के ऊपर है और पेरू में एंडीज पर्वत के ऊपर ऊंचाई पर यह स्थित एक विशाल दुर्ग है, ठीक है। इसका निर्माण 15वीं सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। यह जो है वो आपके 1983 में विश्व के यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे शामिल किया गया था। यह जो है अपने कृत्रिम शुष्क पत्थर के दीवारों, मनोहर भवनों, खगोलीय संरेखणों और विशाल दर्शित दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये माचू पिच्चू जो है वो पेरू में अवस्थित है और ये विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया कब? 1983 में, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो जो हिंदू कुश जो है वो आपका भारत में स्थित नहीं है। हिंदू कुश कहाँ है? उसका आंसर हिंदू कुश जो है वो अफगान और पाकिस्तान में। कहाँ है? अफगान और पाकिस्तान सीमा के निकट मध्यवर्ती अफगानिस्तान से उत्तरी पाकिस्तान तक फैली हुई ये हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है। ये 800 किलोमीटर की लंबी पर्वत श्रेणी है। कितना किलोमीटर? 800 किलोमीटर की लंबी फैली हुई एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यह हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के उत्तरी भाग का निर्माण करती है। यह अमू दरिया घाटी यानी प्राचीन ऑक्सस को उत्तर और दक्षिण से सिंधु नदी घाटी को विभाजित करती है। तो ये आपका जो हिंदू कुश पर्वत है वो आपका भारत में स्थित नहीं है। ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्यवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न और क्वेश्चन भी 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से किस स्टेडियम में झंडा फहराया गया था? 26 जनवरी को 1950 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किस स्टेडियम में झंडा को फहराया गया था? ये रवीन स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 26 जनवरी 1950 को झंडा फहराया गया था, ठीक है। जब भारत एक गणतांत्रिक देश बना था तो गणतंत्र राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और दिल्ली के इरविन स्टेडियम जो वर्तमान में नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है वहीं झंडा फहराए थे और वहीं उनके द्वारा सलामी दी गई थी, ठीक है। यह एकमात्र अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, ठीक है। उसी समय राष्ट्रपति जो थे आपके राजेंद्र प्रसाद बने थे और वहीं पे आपका इरविन स्टेडियम में 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा झंडा फहराया गया था, ठीक है। और मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है गजेट ऑफ इंडिया। गजेट ऑफ इंडिया का प्राधिकृत प्रकाशक और अधिरक्षक कौन है? तो ये प्रकाशन का नियंत्रक जो है वो आपका गजेट ऑफ इंडिया का प्राधिकृत प्रकाशक और अधिरक्षक है, ठीक है। प्रकाशक का संचालक भारत सरकार का अधिकृत प्रकाशक, संरक्षक और विक्रेता होता है। प्रकाशक और पत्रिकाओं में कॉपीराइट के साथ साथ भारत गजेट और दिल्ली गजेट को शामिल किया जाता है। यह विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के संग्रह, बिक्री और बिक्री के योग्य सभी प्रकाशनों के वितरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये जो प्रकाशन का नियंत्रक है वो गजेट ऑफ इंडिया का प्राधिकृत और प्रकाशक अभिरक्षक है, ठीक है। मतलब उसको पूरा देख रेख करना, जो भी चीज़ों को कंट्रोल करना वो प्रकाशन का नियंत्रक के हाथों में होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? जो दक्षिण भारत के जो राजवंश था इस ऑप्शन में एक वैसा है जो आपके दक्षिण भारत के राजवंश से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? तो पाल वंश जो है वो पाल जो वंश है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल के शासक वंश था। ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। पाल वंश जो है वो 18 से आपके 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल में शासक वंश था। इसके संस्थापक गोपाल एक स्थानीय मुखिया थे जो अराजकता के दौरान 8वीं शताब्दी के मध्य सत्ता में आए थे। उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने राज का अत्यधिक विस्तार किया था। तो जो पाल वंश है वो 18 से 12वीं सेंचुरी में इसका विकसित किया गया था और इसका जो आपका ये जो एस्टेब्लिशमेंट किए थे वो गोपाल के द्वारा इसका मतलब
स्थापना किया गया था, और जो इनका जो धर्म, इनका जो पाल वंश था, जो वंश को जो विस्तार किए थे, इनका उत्तराधिकारी थे जिनका नाम धर्मपाल था, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा इनके राजवंश को फैलाया गया था। तो जो पाल वंश है वो आपका दक्षिण भारत का संबंधित नहीं है। बाकी पांड्य हो गया, सातवाहन हो गया, पल्लव हो गया, ये सब दक्षिण भारत के राजवंश से संबंधित है। अब मूव करते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि पॉलिटी से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन आपका चौथा प्रश्न जो है, जो ऑप्शन है, यह एक कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है। ये जो है वो भारतीय संविधान के संबंध से संबंधित नहीं है, ठीक है। संविधान को सर्वोच्च दस्तावेज के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे देश में प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, सब लोगों, जितने भी लोग हैं, सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे हैं, ठीक है। इसमें राज्य और इसके नागरिकों को दोनों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी ओर देश का संविधान देश के अन्य सभी नियमों का मूल है। संविधान के प्रावधानों को जो उल्लेखन के द्वारा किसी भी नियम को प्रतिपादित नहीं किया सकता, ठीक है। यह राष्ट्र के लिए एक नियम पुस्तिका है। संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो यह राष्ट्र के लिए नियम पुस्तिका है, बिल्कुल संविधान जो है वो राष्ट्र को चलाने के लिए नियम पुस्तिका है। यह कानून को संहिताबद्ध करता है, बिल्कुल सही बात है। कानून को एक अच्छी तरीके से लाता है। यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंब करता है, ये भी सही है। लेकिन यह एक कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है, एक गलती है। जो संविधान है वो वैधानिक दस्तावेज है, वो रूल एंड रेगुलेशन है। इसके द्वारा ही आपके कंट्री को रूल किया, चलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये आपके भारतीय संविधान को फॉलो नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है। अब मूव करते हैं आज का आखिरी प्रश्न, जिस प्रश्न का आप लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था, और आप लोग काफी उब रहे होंगे, सर कितना पढ़ाइएगा। तो लीजिए, मैं आपको आज यहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न का आंसर मैं छोड़ूंगा, मैं बोला ना कि लीजिए मैं आपको यहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी ईटानगर। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देना है। और भी जो मैं प्रश्न पूछा हूं, उस प्रश्न का भी आप लोग को कमेंट, मतलब उस प्रश्न का भी आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करें, जो भी मैं प्रश्न पूछा उसका आंसर कीजिए, और अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहन में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आप वीडियो के साथ एंजॉय कर रहे हैं, जिस तरीके से आप वीडियो के माध्यम से अपना ज्ञान को अर्जित किए हैं, उसी तरीके से वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो ठीक है, वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।